बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिजर अहमद उसामा और आप देख रहे हैं एमके प्रिपरेशन का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट को कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, उससे एसोसिएट टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं, उसकी जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है वो क्या होती है, और डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं जैसे कि रेजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, उनमें से जब ये करंट पास करता है तो उन का बिहेवियर क्या होता है, उनके जो ग्राफ्स है क्या बनते हैं, उनमें जो पावर डिसिपेशन है वो क्या होती है। ये सारी चीजें आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। तो बेसिक्स जो है वो आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हुए हैं कि करंट की दो टाइप्स होते हैं, एक को हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं और एक को डायरेक्ट करंट कहते हैं। अब बहुत सारी अप्लायंसेज हैं, बल्कि ज्यादातर अप्लायंसेज जो हम घरों में यूज करते हैं उनमें एसी करंट यानी कि अल्टरनेटिंग करंट ही यूज होता है। बट सम प्लेसेस में कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जहां पर डीसी करंट जो है वो बहुत अहमियत का हामिल होता है, और जो वो उन जगहों पर एसी की जो एप्लीकेशन है वो ना होने के बराबर होती है। बट ऑल्दो एसी इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू स्टडी, तो उसको हम डिटेल से देखेंगे। और जो फर्स्ट थ्योरी थी जिसने डिस्क्राइब किया था रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेटिंग चार्जेस, सर्किट और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, इनके दरमियान जो पहली थ्योरी जिसने इन तीनों को आपस में इकट्ठा किया था, जो आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे भी, वो दी थी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने, जिनको हम उसे आम में मैक्सवेल के नाम से जानते हैं। मैक्सवेल इक्वेशंस जो है वो उनकी बड़ी फेमस है। उन्होंने 1864 में थ्योरी दी थी जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या ईएमटी भी कहते हैं, जिसके अंदर उन्होंने डिटेल के साथ इन तीनों चीजों को, यानी कि एक्सेलरेटिंग चार्जेस जो होते हैं, सर्किट और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक जो फील्ड्स हैं, उनको बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था। और वही बेस बना था जिसकी बेस पे हम आगे करंट्स को जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट में एक्सप्लेन करते हैं। इस थ्योरी ने हमें प्रेडिक्ट ये किया था कि एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो रेडिएट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, जो कि ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट के साथ प्रोपोगेट करती हैं। इसको हम इस चैप्टर के आखिर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द अल्टरनेटिंग करंट। जो अल्टरनेटिंग करंट है, द सप्लाई ऑफ करंट फॉर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में कम फ्रॉम अ डायरेक्ट करंट सोर्स or an alternating current source. In direct current, electricity electrons flow continuously in one direction from the source. कि डायरेक्ट करंट के अंदर जो चार्जेस है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, या पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं, और अपनी डायरेक्शन को या अपनी पोलैरिटी को चेंज नहीं करते। बट ऑन द अदर हैंड जो एसी है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, अ सोर्स व्हिच प्रोड्यूसेस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ चेंजिंग पोलैरिटी with time is called an alternating source। यानी कि वो सोर्स जो चेंजिंग पोलैरिटी वाला करंट प्रोवाइड करे उसको हम अल्टरनेटिंग सोर्स कहते हैं, और उसकी वजह से जो करंट फ्लो करता है उसको हम अल्टरनेटिंग जो करंट है वो कहते हैं, और उसके वोल्टेजेस को, सोर्स के जो वोल्टेजेस को जो अप्लाई करता है उसको हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहते हैं। अच्छा, यहां पर इसके अंदर आप डायग्राम देख सकते हैं कि अल्टरनेटिंग सप्लाई को, अल्टरनेटिंग सोर्स को हम सर्किट में कुछ इस तरह वेव की फॉर्म में इंडिकेट करते हैं, और इसका जो करंट और वोल्टेजेस हैं वो कुछ इस तरह एक वेव की फॉर्म में आते हैं, जिसको हम साइनोसाइडल वेव फॉर्म भी कहते हैं, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती है। जैसे 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 180, 270, 360 विद द एंगल, साइन के एंगल्स के साथ ये एक कॉन्टिन्यूस वेव जो है वो चेंज होती है। और जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है इस साइन वेव की वोल्टेजेस के लिए, किसी भी एक एंगल के लिए, वो होती है V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। जैसे मैंने आपको बताया, इसको हम साइनोसाइडल वेव इसलिए कहते हैं कि ये विद द एंगल ऑफ साइन जो वो चेंज होती रहती है, और किसी भी वक्त जो वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है उसको हम इस रिलेशन के जरिए दे सकते हैं, V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे V क्या है, वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, VM जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेट वोल्टेज है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल है। ठीक है जी। इस रिलेशन से आगे हम इसी रिलेशन को बार बार इस्तेमाल करेंगे जहां पर भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात होगी। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज की, कि जब हम अल्टरनेटिंग करंट को डिस्कस करते हैं तो कुछ टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं स्पेसिफिकली जो यूज करते हैं हम इसके लिए, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। उनमें सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास साइकिल। What is a cycle? One complete set of positive and negative values of an alternating quantity is known as a cycle। कि एक complete set of cycle जिसके अंदर ये पॉजिटिव वैल्यू और ये
नेगेटिव वैल्यू। तो ये एक कंप्लीट सेट बनता है, तमाम पॉजिटिव वैल्यूज, तमाम नेगेटिव वैल्यूज, इसको हम एक कंप्लीट साइकिल कहते हैं। और एक साइकिल जो है वो एक कंप्लीट रोटेशन करता है 360 या 2 पाई रेडियंस के इक्वल। जो हमने ऊपर भी देखी थी वैल्यू, ये 0 से स्टार्ट होता है और 360 यहां पर एंड होता है। यहां पर हमारे पास 90, 180, 270 इस तरह ये एंगल की वैल्यूज के साथ चेंज होता है। उसके बाद आ जाता है टाइम पीरियड, द टाइम टेकन इन सेकंड टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। कि एक साइकिल को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी की बात करें, एज वी ऑल नो, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, द नंबर ऑफ द साइकिल दैट अकर्स इन 1 सेकंड। कि एक सेकंड में कितने साइकिल, ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो एक सेट है वो एक सेकंड में कितने साइकिल्स हैं वो कंप्लीट होते हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसको हम जो है वो हर्ट्ज से डिनोट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम इस्तेमाल होता है उसकी वोल्टेज, उसकी जो फ्रीक्वेंसी दैट इज 50 साइकिल्स पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर जो करंट इस्तेमाल होता है वो 50 बार अपनी पोलैरिटी, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है। यानी कि एक सेकंड में इस तरह के जो 50 सेट जो है वो एक पॉइंट में से गुजर जाते हैं। उसके बाद बात करें जी इंस्टेंटेनियस वैल्यू की, द वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। अब यहां पे हम अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की बात करें, इसके अंदर अल्टरनेटिंग करंट भी है और अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस भी हैं, तो इसलिए हम उनको कंबाइन जब वो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी कहते हैं। कि किसी भी इंस्टेंट पर जो उनकी वैल्यू होगी हम उसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं, चाहे वो करंट हो चाहे वो वोल्टेज हो। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है वो 3 मैक्सिमम वैल्यूज होती हैं एक केस के अंदर, दैट इज 0 यहां पर स्टार्ट होता है, उसके बाद पॉजिटिव पीक V प्लस Vm और नेगेटिव Vm जो हमारे पास नेगेटिव पीक आती है। तो ये 3 मैक्सिमम हमारे पास वैल्यू होती है, 0, पॉजिटिव मैक्सिमम और नेगेटिव मैक्सिमम। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है जी पीक वैल्यूज, द मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड बाय एन एसी वेवफॉर्म इज कॉल्ड द पीक वैल्यू। ये मैक्सिमम वैल्यू है जो वो अटेन करता है कोई भी जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेता है वो उसकी पीक वैल्यू कहलाता है। ओके जी, उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं, द एवरेज वैल्यू ऑफ अ वेवफॉर्म इज द एवरेज ऑफ ऑल इट्स वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। के टाइम पीरियड में उसकी जितनी वैल्यूज आ चुकी हैं हम उसको पूरे टाइम के साथ डिवाइड कर दें तो हमारे पास एवरेज वैल्यू आ जाती है। कि जैसा कि यहाँ पर नीचे फॉर्मूला में गिवन है, टोटल नेट एरिया अंडर कर्व फॉर टाइम टी ओवर टाइम टी, की जो हमारे पास कर्व बन रही है उसके अंदर जितना भी एरिया है उसको हम टी टाइम पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास एवरेज वैल्यू आ जाती है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है जो हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं दैट इज आरएमएस, या इसको हम अफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं। ये बार बार टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी, यहां से ऑनवर्ड आप जितनी भी फिजिक्स पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस के अंदर, आप बीएस करते हैं, एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो ज्यादातर जो इस्तेमाल होती है वैल्यू जो करंट को या वोल्टेज को डिस्क्राइब करते हैं दैट इज आरएमएस वैल्यू। व्हाट इज आरएमएस वैल्यू? इन शॉर्ट ये होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, या इसको हम अफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं। द अफेक्टिव और आरएमएस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज दैट स्टेडी करंट which when flowing through a resistor produces the same amount of heat as that produced by the alternating current when flowing through the same resistance for the same time। अब ये थोड़ा सा कंपैरिजन है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के लिए उसके अंदर से अल्टरनेट किसी एक रेजिस्टर के अंदर से अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस किया, उसके अंदर से अल्टरनेटिंग करंट को गुजारा। आज जब अल्टरनेटिंग करंट किसी रेजिस्टर में से गुजरेगा तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो उस टाइम इंटरवल में जितने करंट ने वो जितना टेम्परेचर हाई किया है उतना टेम्परेचर हाई करने के लिए कितना डीसी करंट लगेगा उसको हम अल्टरनेटिंग उसको हम आरएमएस वैल्यू कहते हैं। मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, अब इसके अंदर जो फैक्टर हम कांस्टेंट रख रहे हैं कि टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा, जो रेजिस्टर हम ले रहे हैं वो भी कांस्टेंट रहेगा। जब हम एसी करंट उसमें से पास करेंगे तो जाहिर सी बात है रेजिस्टर का टेम्परेचर हाई होगा। अब जितना वो एसी करंट ने टेम्परेचर हाई किया है उतना डीसी की तरफ से टेम्परेचर हाई करने के लिए जितना डीसी करंट गुजारना पड़ेगा फॉर सेम इंटरवल ऑफ टाइम फॉर द सेम रेजिस्टर, जितना वो डीसी गुजारना पड़ेगा करंट, उसको हम क्या कहते हैं, वो आरएमएस वैल्यू या अफेक्टिव वैल्यू होती है। कंपैरिजन है बिटवीन एसी एंड डीसी वोल्टेजेस में, और सबसे ज्यादा यही वैल्यू जो है वो बार बार यूज की जाती है। पीक टू पीक वैल्यू ये भी इंपॉर्टेंट होती है, बट ज्यादा जो इफेक्टिव वैल्यू है वो आरएमएस वैल्यू है। अच्छा, इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन के लिए जो आरएमएस जो
अल्टरनेटिंग करंट के लिए हम रिलेशन इस्तेमाल करते हैं, दैट इज आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। यहाँ पे आई एम जो है वो मैक्सिमम करंट है, साइन ओमेगा टी वो जो है वो एंगुलर जो उसका एंगल है जिसकी बेस पे वो जो वेव जो है वो चल रही है। अब जब हम इसको पास करेंगे थ्रू रेजिस्टर आर, तो वी नो द पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर पर इसकी वैल्यू को हम प्लेस करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो वी कैन सी कि आई की वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर होगी, विच मींस के यहाँ पर आई की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी चाहे जो मर्जी वैल्यू इसके साथ आ जाए। तो और अब चूंकि जो वैल्यू है करंट की हमारे पास वो मैक्सिमम 1 है, मिनिमम 0 है, 0 और 1 के दरमियान में, तो एवरेज वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी 1/2। तो यहाँ पे जो एवरेज वैल्यू करंट की हम लेंगे दैट इज 1/2 आई एम स्क्वायर ओवर आर, और आरएमएस वैल्यू की फॉर्म में ले लें तो आई को हम आई आरएमएस के पावर जो है वो आ जाएगी आई आरएमएस स्क्वायर ओवर आर। अब इसको और इसको इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, वी हैव आई आरएमएस इज इक्वल टू 0.70 ऑफ आई एम, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू का ऑलमोस्ट 70%, मैक्सिमम वैल्यू का 70% जो है वो उसको हम आई आरएमएस कहते हैं। ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू का जो पीछे हमने देखा था ये हमारे पास आ जाती है आरएमएस वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू का ये 70% जो है वो उसको हम आरएमएस वैल्यू कहते हैं, जो कि हमने यहाँ पे मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर लिया 0.707 आई ओवर एम। अच्छा जी, अब अल्टरनेटिंग करंट उसको हम कोसाइन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला वो ये है आई इज इक्वल टू आई एम कोस ओमेगा टी, और यहाँ पर वी आरएमएस हमारे पास आ जाएगा वी मैक्सिमम ओवर अंडर रूट 2। 0.7 की वैल्यू जो होती है वो इक्वल होती है 1 ओवर अंडर रूट 2 के, तो दैट इज व्हाई वी आरएमएस किसकी इक्वल हो जाएगा 0.07 वीएम, और 0.070 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2। तो जब वैल्यूज को प्लेस करेंगे हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी वी आरएमएस इज इक्वल टू 0.707 ऑफ वीएम, यानी कि 70% ऑफ मैक्सिमम वोल्टेजेस फॉर द करंट, आल्सो 70% ऑफ द मैक्सिमम करंट, एंड फॉर द वोल्टेजेस आल्सो 70% ऑफ द मैक्सिमम करंट, जिसको हम आरएमएस वैल्यू कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जी फेज ऑफ एसी। अच्छा, अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम इस वेव को रिलेट कर रहे हैं विद द टाइम, तो उसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, फेज ऑफ अ पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज द फ्रैक्शनल part of time period or cycle through which the quantity has progressed from the selected zero position of the reference, कि वो fractional part of the time, वो fractional part of the time period जिसके दौरान कोई वेव या वो साइकिल जो है वो प्रोग्रेस करती है। मिसाल के तौर पर आप देखें 0 से लेकर टाइम t/4, यानी कि ये हमारे पास एक कंप्लीट साइकिल है और ये कंप्लीट साइकिल पूरा हो रहा है t टाइम के अंदर। तो अब हम इसको जो डिवाइड कर रहे हैं टाइम के अंदर वो ये कि फोर्थ पार्ट ऑफ द टाइमिंग t/4 के अंदर ये 90 डिग्री पर है, मैक्सिमम पीक अटेन कर चुका हुआ, उसके बाद हाफ साइकिल पे आके हो जाएगा t/2, उसके बाद जो नेगेटिव पीक होगी उस पे ये टाइम 3 t/4 आ जाएगा, और जब ये दोबारा 0 पर आएगा दैट इज t। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द टाइम, ये क्या है, इस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द टाइम के अंदर जितनी वेव प्रोपागेट हुई है, अब देखिए इस टाइम के अंदर ये जो वेव प्रोपागेट हुई है इसको हम फेज कहते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फेज, यानी कि पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड है, फ्रैक्शनल टाइम पीरियड जिसके दौरान जो वेव है वो जितनी प्रोपागेट कर गई है, प्रोग्रेस कर गई आगे की तरफ, उसको हम उसका फेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक जो वेव है उसको हमने 4 फेजेस में डिवाइड किया, 0, 90, 180, 270 एंड 360। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम फेज कहेंगे। अब ये तो होगी हमारे पास सिंगल वेव की बात, सिंगल वेव की बात। अच्छा, इसके साथ साथ ये हम पार्ट 1 के अंदर जहां पर हमने लीनियर जो क्वांटिटीज थी उसको एंगुलर क्वांटिटीज के साथ रिलेट किया था, सिर्फ आपको थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूं, वहां पे हमने लीनियर क्वांटिटीज को जो सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला जो ऑसिलेटर एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है उसको हमने रिलेट किया था उस ऑब्जेक्ट के साथ जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और उसकी हमने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम पीरियड निकाला था, और वहां से हमने कंफर्म किया था कि जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो ऑब्जेक्ट और जो सिंपल हार्मोनिकली मूव कर रहा हो उन दोनों की मोशन के जो पैरामीटर्स हैं वो सेम होते हैं। यहां पर भी हम उसको फेजर डायग्राम कहते हैं। फेजर जो है शॉर्ट फॉर्म है फेज की, जिसके अंदर एक्चुअली हम रिलेट करते हैं सिंपल हार्मोनिक वेव यानी कि साइनोसाइडल वेव को सर्कुलर पाथ के अंदर जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, यानी कि जितने एंगल डिस्ट्रीब्यूशन साइन वेव के ऊपर है उतनी इस फेजर डायग्राम के अंदर भी होगी। आप देख सकते हैं कि सर्कुलर पाथ के अंदर 0 से 360 एंगल्स को हम रिलेट कर रहे हैं विद दिस वेव व्हिच इज प्रोपगेटिंग फ्रॉम 0 डिग्री टू 360 डिग्री, यानी कि यहां पर आप 0 से 90 लेंगे तो हमारे पास 0 से 90 यहां तक वेव आ जाएगी, और कोई इंस्टेंट पे आप उसका टाइम पीरियड लेंगे
तो वो इंस्टेंट भी उसका हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो ले सकते हैं, यानी कि वो एंगल हमें जो है वो यहां से इस सर्कुलर डायग्राम से हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और यहां से हम फेज डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। अब यहां तक तो हम बात कर रहे थे सिंगल वेव की, बट व्हाट इफ अगर दो वेव्स आ जाती हैं और उसके फेज डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं। अभी हम सिंगल वेव की बात की थी, अब हम फर्ज करें हमारे पास दो वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, बट उनकी सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि उनमें से एक लीड कर रही है और एक लैग कर रही है। अब लीड और लैगिंग का ये डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हमें एक्सप्लेन करता है फेज डिफरेंस का। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों वेव्स में जो डिफरेंस आ रहा है, फेज डिफरेंस आ रहा है, वो असल में एंगल का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि ये जो है वो जीरो से पहले स्टार्ट होगी जबकि अदर वेव जो है वो जीरो पे बाद में स्टार्ट हो रही है। इसको कुछ उसने एक्सप्लेन ये किया है कि व्हेन टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी हैव डिफरेंट जीरो पॉइंट, वो एक ही पॉइंट से जीरो पर स्टार्ट नहीं हो रहे, उसको हम फेज डिफरेंस कहते हैं। यानी यहां पर देखें कि ये जो वेव है रेड वाली, ये कहीं और से जीरो पर स्टार्ट हो रही है, जो ब्लू वाली है कहीं और से जीरो पर स्टार्ट हो रही है, तो दोनों का जीरो पॉइंट डिफरेंट है। अगर दो इस तरह की वेव्स का, अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज की वेव का जो जीरो पॉइंट है वो डिफरेंट हो, तो हम कहते हैं कि उनके दरमियान फेज डिफरेंस है। अब चूंकि हम बात यहां पे कर रहे हैं ऐसी वेव्स की जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, तो अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो थ्रू आउट द वेव उनका जो फेज डिफरेंस है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, जैसे कि आप यहां पर इसके अंदर देख सकते हैं। और उसको हम फेजर डायग्राम से जो उनका फेज डिफरेंस है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम इस वेव की मैक्सिमम वैल्यू 90 पर है, और तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये वेव आई है उस वक्त तक ब्लू वेव अपने 90 पर पहुंच चुकी है, विच मींस कि इनके दरमियान जो गैप है वो 90 डिग्री का है। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं जनाब। इसके लिए जो रिलेशन आएगा उसके अंदर हमने पहले पढ़ा था v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और साथ में हमारे पास माइनस फाइव जो इंडिकेट करेगा फेज डिफरेंस को, यानी कि एंगल ओमेगा टी के साथ एक क्वांटिटी या तो ऐड होगी या माइनस होगी, जो इंडिकेट करेगी कि जो वेव है वो लीड कर रही है कि लैग कर रही है। अगर क्वांटिटी प्लस होगी इसका मतलब उसका फेज डिफरेंस ज्यादा, वो वेव आगे जाके स्टार्ट होगी, और इस तरह अगर कोई क्वांटिटी माइनस हो रही, विच मींस कि वो जो क्वांटिटी है वो वेव जो है थोड़ा सा पीछे से स्टार्टअप लेगी। अगर हम जब इस करंट को डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट उसमें से गुजारेंगे तो देखेंगे थोड़ा सा फेज डिफरेंस आएगा आई और वी के दरमियान, और वो कैसे आएगा उसको हम डिटेल से देखते हैं। अब आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं हम ये करेंगे, हम इस अल्टरनेटिंग करंट को पास करवाएंगे जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, जैसे कि रेजिस्टर है, कैपेसिटर है और इंडक्टर है, और देखेंगे कि उनके दरमियान जो है वो जो वोल्टेजेस और करंट है वो लीड करते हैं, लैग करते हैं, और उनके दरमियान जो पावर डिसिपेशन है वो कैसे होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम अल्टरनेटिंग करंट को एक रजिस्टर के अंदर से गुजारते हैं। तो उसके लिए सर्किट कुछ इस तरह से होगा कि ये हमारे पास एक अल्टरनेटिंग सोर्स है और हमने उसको जो रजिस्टर उसके साथ अटैच किया, तो इसके अंदर से जो करंट है वो रजिस्टर के अंदर से गुजर कर जा रहा है। तो उसके लिए हमारे पास वोल्टेजेस की जो रिलेशन है दैट इज v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर Vm जो मैक्सिमम वैल्यू है, और एज वी ऑल नो I इज इक्वल टू V ओवर R, यहाँ पर V की वैल्यू पुट कर देंगे और Vm ओवर VR आ जाएगा हमारे पास Im साइन ओमेगा टी। अच्छा, अब ये हमारे पास V और I की जो रिलेशंस है वो हमारे पास आ चुके हैं। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए Im के लिए जब Im के इक्वल कब होगा, जब साइन ओमेगा टी ये सारी वैल्यू 1 के इक्वल होगी। अगर ये 1 के इक्वल होगी तो इक्वेशन 1 और 3 जो है वो हमें ये दिखा रही कि वोल्टेजेस जो है सर्किट के अंदर, करंट जो है वो इन फेज होंगे एक दूसरे के साथ, यानी कि अगर सिंपल साइन ओमेगा टी जो है 1 के इक्वल आता है तो उस केस में I इज इक्वल टू Im, V इज इक्वल टू Vm, तो इन केस के अंदर जो करंट है और वोल्टेजेस है वो इन फेज है, यानी कि दोनों का जीरो पॉइंट जो वो सेम रहेगा। जैसे कि फेजर वैल्यू में देख सकते हैं कि पीक वैल्यू तो डिफरेंट है बट दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम जीरोस, व्हिच मींस देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेजेस एंड करंट व्हाइल पासिंग थ्रू द रजिस्टर, यानी कि जब रजिस्टर में से ये करंट पास करेगा तो देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, क्योंकि यहां से आप देख सकते हैं कि इसका एंगल भी साइन ओमेगा टी है और वोल्टेज का एंगल भी साइन ओमेगा टी है, यानी कि दोनों के फेज में किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं जनाब के जो आरएमएस वैल्यू की, तो Vm वोल्टेजेस की आरएमएस वैल्यू Vm ओवर अंडर 2 Im ओवर अंडर 2, V इज इक्वल टू IR होता है, तो आरएमएस की बात करें तो Vm ओवर अंडर 2 Im ओवर अंडर 2, तो ये हो जाएगा Vrms इज इक्वल टू IRMS इनटू R। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जब ये रजिस्टर में से करंट पास, अब ये तो हमें पता लग गया कि रजिस्टर में से जब ये हम किसी रजिस्टर को अटैच करते हैं किसी अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ तो उसके वोल्टेजेस और करंट में कोई फेज डिफरेंस
नहीं होता। अच्छा, ये अब बात करते हैं कि उस रजिस्टर में पावर लॉस कितना होता है। पावर लॉस के लिए हमारे पास एक ग्राफ जो है वो यहाँ पर इंडिकेट है, जो कि पावर को इंडिकेट कर रहा है। अब ये इसको किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं देख लेते हैं। अब इसमें देखें, पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव एक्सपेक्टेड पॉइंट 0 और 180 एंड 360 एट विच द ड्रॉप इज टू 0। अब देखिए इस पॉइंट पर 0 पर और 180 पर और 360 पर, यहां पर आप देखें कि ये 0 वैल्यूज पर पावर ड्रॉप होगी, और ये जो पीछे अब शेडेड एरिया नजर आ रहा है ना, ये पावर को इंडिकेट कर रहा है। आप देखें कि ये शेडेड एरिया यहां पर 0 है, यहां पर 0 और यहां पर 0, मतलब 0, 180 और 360 पर पावर ड्रॉप जो है वो 0 होगा। बाकी फर्स्ट हाफ के लिए चूंकि आई और वी दोनों पॉजिटिव है, तो जो पावर है वो पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि दोनों पीक वैल्यूज पर है। अगले में दोनों वैल्यूज फिर पीक पर है, तो उसमें अगेन हमारे पास पावर जो है वो पॉजिटिव होगी। तो पावर के रिलेशन का P इज इक्वल टू वी आई, और V की जो वैल्यू वी एम साइन ओमेगा टी, आई एम साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इसको थोड़ा सा हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास पावर आ जाएगी वी आर एम एस आई आर एम एस। तो ये पावर फैक्टर है जो ग्राफिकली अगर हम देखें तो दोनों फैक्टर्स के लिए पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि इन फेज है और दोनों फेजेस में दोनों वैल्यूज यहां पर भी सेम पॉइंट पर पीक पर है और यहां पर भी सेम पॉइंट पर पीक पर है। दैट इज वाई दोनों में जो पावर है वो मैक्सिमम होगी इन दोनों वैल्यूज में। एक्सपेक्ट 0 डिग्री 180 एंड 360, जहां पर पावर ड्रॉप जो है वो 0 हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जी, अब हम उस करंट को गुजारने लगे हैं इंडक्टर में से। इंडक्टर हम पीछे पढ़ चुके हैं डिटेल के साथ, इंडक्टर क्या होता है, उसकी इंडक्टेंस क्या होती है। तो इंडक्टर असल में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, जो कि 2 टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, जो कि रेजिस्ट करता है चेंज को इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इट। ये हमने पीछे पढ़ा था कि इंडक्टर होता ही है कि जो अपने जो काज है उसको अपोज करता है। तो इंडक्टर में से करंट पास करता है तो वो उसकी वजह से चेंज होने वाले इफेक्ट को हमेशा अपोज करेगा, और ये इस्तेमाल होता है एक फिल्टर के तौर पर। अच्छा, आगे हम इसको डिटेल से आगे देखेंगे एज ए चौक इसका क्या काम है। अच्छा, इट कंसिस्ट ऑफ कंडक्टर सच एज अ वायर यूजुअली वाउंड इनटू अ कॉइल, कि इसको हम कैसे बनाते हैं, सिर्फ एक वायर लेते हैं, उसको एक कॉइल की सूरत में बाउंड कर लेते हैं। एक अल्टरनेटिंग करंट अगर हम उसके अंदर से पास करें, तो हमने पीछे देखा था कि इंडक्टर के अंदर ही एक बैक ईएमएफ इंड्यूस होती है, और उस बैक ईएमएफ को हम ओवरकम करते हैं बाय अप्लाइड वोल्टेज। यानी कि अप्लाइड वोल्टेज कम से कम उस बैक ईएमएफ के इक्वल होना चाहिए, ताकि उसको ओवरकम करके करंट को उसके अंदर से फ्लो करवा सके। दैट इज व्हाई अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज एटलीस्ट इक्वल टू बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ क्या है, जो इनसाइड द कंडक्टर प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू इट्स ओन चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको हम डिटेल से जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है उसके अंदर हम इसको डिस्कस कर चुके हुए हैं। अब इसके लिए अगर हम करंट का रिलेशन लिखें, दैट इज I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, और द चेंजिंग करंट सेटअप अ बैक ईएमएफ, करंट चेंज होगा, बैक ईएमएफ इंड्यूस होगी, और उसको हम कैसे लिखते हैं बैक ईएमएफ, जो हम रिलेशन का कैलकुलेट पहले से किया हुआ है, L इज इक्वल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, और यहां पर जो आई की वैल्यू, आई का रिलेशन वो हमने यहां पे प्लेस किया। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करें तो हमारे पास उसका फाइनल रिलेशन आ जाता है, दैट इज इक्वल टू ओमेगा v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी पाई बाई 2। यू कैन सी हियर कि यहां पर ये जो रिलेशन है पाई बाई 2, सॉरी, ये जो रिलेशन हमें यहां पर आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये फेज डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। जो हमारे पास करंट का रिलेशन आया था, दैट इज आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज का क्या है हमारे पास, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, विच मींस के वोल्टेज जो है वो हमारे पास वोल्टेज में और करंट में एटलीस्ट 90 डिग्री का, पाई बाई 2 हमारे पास 90 डिग्री होता है, तो ऑलमोस्ट 90 डिग्री का फेज डिफरेंस पाया जाता है, विच मीन जो वोल्टेज है वो पीक पर होगा जब करंट जो है वो स्टार्ट होना शुरू होगा। यानी कि एक इंडक्टर के अंदर जो वोल्टेज है वो लैग करता है करंट के साथ, करंट जो है वो बाद में इंड्यूस होता है। ये किस वजह से है, ये उस इंडक्टेंस की वजह से जो हम पहले बात कर चुके हैं कि ये अपने काज को हमेशा अपोज करता है। तो इंडक्टर जो है उस वोल्टेजेस को अपोज करेगा, जिसकी वजह से वोल्टेज जो है वो रुकते हैं, उसकी वजह से जो वोल्टेज और करंट में, उस अपोज की वजह से वोल्टेज और करंट में जो है वो पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, अब हम इसकी पावर की बात कर लें, वोल्टेजेस और इसके अंदर जो इंडक्टर के अंदर जब वोल्टेज और करंट पास करता है तो उसकी पावर की बात कर लें, तो फर्स्ट हाफ के अंदर आप देखें कि वोल्टेज की पॉजिटिव पीक है
और करंट की जो है वो नेगेटिव पीक है, तो यू कैन सी कि हमारे पास जो पावर है वो नेगेटिव होगी। बट अगले हाफ की बात करें 90 to 180 के दरमियान दोनों की जो पॉजिटिव पीक्स है तो हमारे पास पावर जो है पॉजिटिव होगी। और नेक्स्ट हाफ में देखिए करंट की पॉजिटिव पीक है बट वोल्टेज की नेगेटिव पीक है, तो पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो इस तरह जो पावर है वो ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ जब वो मूव करेगी। रिलेशन की बात करें तो P इज इक्वल टू वी आई वी एम कॉस ओमेगा टी आई एम साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास पावर क्या हो जाएगी, 0 एट द पॉइंट वेयर द वोल्टेज इज ड्रॉपिंग। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं चोक कॉइल की। चोक कॉइल क्या है, चोक कॉइल असल में एक इंडक्टर ही होता है। ये एक इंडक्टर है जो सर्किट में इस्तेमाल होता है और हाई इंपीडेंस ऑफर करता है टू द फ्रीक्वेंसीज अबव अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी रेंज। एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी रेंज से जब फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो उसको वो ग्रेट जो है वो इंपीडेंस यानी कि उसके रेजिस्टेंस ऑफर करता है। दैट इज व्हाई एक चोक कॉइल को हम एज अ फिल्टर इस्तेमाल करते हैं जो कि अनवांटेड सिग्नल्स को, अनवांटेड करंट्स या वोल्टेजेस को स्टॉप करता है। यानी कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं उनको पास करने देता है और उसके बाद जब वो इंपीडेंस ऑफर करता है और उन फ्रीक्वेंसी रेंज से बाहर वाले जो सिग्नल्स है उनको अपोज करता है और उनको वो रन नहीं करने देता। और इसी खासियत की बिना पर हम जो चोक कॉइल है उसको इस्तेमाल करते हैं एज अ फिल्टर इन अ सर्किट जहां पर अनवांटेड जो फ्रीक्वेंसीज हैं हम उनको स्टॉप कर सकते हैं। आगे कुछ एग्जांपल्स हैं जो सिंपल वैल्यूज के साथ आप उसको सिंपली अपनी प्रैक्टिस के लिए जो वो सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लास्ट टॉपिक आज का हमारे पास है जी एसी थ्रू कैपेसिटर। अब हमें पता है जो कैपेसिटर है वो दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो उसमें दो प्लेट्स होती हैं जिसको जब हम किसी सोर्स के साथ अटैच करते हैं तो वो उन प्लेट्स को चार्ज कर देता है। अब चूंकि एसी करंट जो है वो अपनी पोलैरिटी को चेंज करता रहता है बिटवीन पॉजिटिव और नेगेटिव। से जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम अटैच करेंगे तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव साइकिल ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट जो प्लेट्स है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगी और जैसे ही पॉजिटिव साइकिल खत्म होकर नेगेटिव साइकिल शुरू होगा तो वो प्लेट्स नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगी। तो इस तरह प्लेट्स जो है पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान चार्ज और डिस्चार्ज होती रहेंगी। जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उस सोर्स की, अल्टरनेटिंग सोर्स की, उतनी ही दफा जो प्लेट्स हैं वो विद इन अ सेकंड चार्ज। जैसे हमारे जो फ्रीक्वेंसी है 50 तो मतलब एक सेकंड में 50 टाइम्स जो वो प्लेट्स अपनी पोलैरिटी को चेंज करेंगे। अब जो हमने अल्टरनेटिंग सोर्स अप्लाई किया उसके लिए हमारे पास फार्मूला V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है और जो चार्ज है हमारे पास कैपेसिटेंस के अंदर उसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं CV। यहाँ पे C कैपेसिटेंस है, V इज वोल्टेज, V की वैल्यू यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे Q इज इक्वल टू सी वी एम साइन ओमेगा टी। और अब चूंकि जो करंट है उसके अंदर वो क्या होता है डेल्टा क्यू और डेल्टा टी, क्यू की वैल्यू यहां पर प्लेस करेंगे। इसको सिंपली थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे, यू विल सी हियर हमारे पास एक फैक्टर अगेन ओमेगा टी के साथ आ जाता है पाई बाय 2 व्हिच मींस देयर इज always a phase difference of pi by 2 between current and voltages in capacitors। यानी कि कैपेसिटर को जब हम किसी अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ लगाएंगे तो there is a phase difference of pi by 2 which means कि यहां पर हमारे पास जो वोल्टेज है वो 90 डिग्री के फेज डिफरेंस के साथ चलेगा करंट के साथ विच इज ड्यू टू द कैपेसिटर जो यहां पर पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस जो है इसके अंदर आता है। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं जी पावर की। कैपेसिटर के अंदर पावर, ये सारी बातें वही जो मैं ऊपर आपको डिस्कस कर चुका हूं। पावर की बात करें तो अगेन इस ग्राफ में आप देखें कि हमारे पास फर्स्ट हाफ के अंदर फर्स्ट जो 90 डिग्री तक दोनों पीक्स पॉजिटिव साइड पर हैं, दैट इज व्हाई यहां पर पावर जो है पॉजिटिव होगी। बट अगली साइकिल में देखिए करंट की पॉजिटिव पीक है तो वोल्टेज की नेगेटिव पीक है विच मींस जो पावर है वो नेगेटिव होगी एंड वाइस वर्सा। इनका रिलेशन अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें P इज इक्वल टू वी आई, V की भी हम वैल्यू लिखें वी एम साइन ओमेगा टी आई एम cos omega t और यहाँ पे sin omega t और cos omega t will become equal to 0 which mean power will become equal to 0। तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ जो हमारी पावर है वो यहाँ पर चलती रहेगी। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली ये सेशन जो आपके लिए बड़ा मुफीद रहा होगा। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।